वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th हिस्ट्री का थर्ड पार्ट। और आज का जो हमारा पहला सब टॉपिक रहेगा दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1921 में इंप्लीमेंट किया गया था उसे पढ़ा हुआ है। यहाँ जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जिसे हम साल्ट मार्च या डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, जो कि लॉन्च हुई थी 12 मार्च 1930 को, उसको हमने इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। इन केस आपने अभी उन दो वीडियो लेक्चर्स को वॉच नहीं किया हुआ है, पहले आप उनको ही वॉच करिएगा और उसके बाद ही आप इस थर्ड वाले वीडियो लेक्चर पर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, इसका मतलब ये हुआ किस तरह से इंडिया में जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जो बिलोंगिंगनेस है, वो किस तरह से इंडिया में जनरेट हो जाता है। पहले ही हमने समझा हुआ है कि जो कंसेप्ट और जो नोशन और जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में इमर्ज होता है, इसमें अगरचे इंडिया में जो डिफरेंट डाइवर्स कम्युनिटी के लोग थे, डिफरेंट तरह के रीजन्स में रहा करते थे, लेकिन जब कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ने की बात आई थी, दे वर ऑल यूनाइटेड अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। सो फाइनली पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन। तो लोगों में एक नोशन, लोगों में एक आइडिया, लोगों में एक सेंटिमेंट जनरेट हो रहा था कि अगरचे वी बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्टिल वी बिलोंग टू द सेम नेशन, और जो हम पर कॉलोनियल रूल चल रहा है इसके लिए हमें यूनाइटेड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को ही लॉन्च करना है। तो यही रिजल्ट बनता है कि लोग यहां पर यूनाइटेडली और कलेक्टिवली एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जनरेट कर रहे हैं दैट वी बिलोंग टू ए सेम और पर्टिकुलर नेशन। when they discover some unity that binds them together, और फिर जब वक्त गुजरता है और उनको लगता है कि अगरचे हमें डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं लेकिन उसके बाद भी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, और उसके बाद ही उनमें एक आइडिया जनरेट होता है कि दैट वी बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एंड द सेम नेशन। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स और बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अगरचे इंडिया में डिफरेंट डाइवर्सिटीज थी, डिफरेंट रीजन्स में लोग रहा करते थे, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, उसके बरअक्स भी इंडिया में जो नेशनल सेंटिमेंट है, जो नेशनल फीलिंग्स हैं, वो किस तरह से जनरेट हो रही हैं। तो यहां पर हमने समझना है कि जो इंडिया की एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थी, ये एक मास मूवमेंट थी जो यूनाइटेड स्ट्रगल की तरह से इंडिया में लड़ा गया। मीन्स कि जो कॉलोनियल रूल था, इस कॉलोनियल रूल के जरिए पूरा इंडिया जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करता था, डिफरेंट रीजन्स में रहा करते थे, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, वो यूनाइटेड या हम ये कहेंगे वो एक तरह से ही इफेक्ट हुए थे बाय दिस कॉलोनियल रूल। सो फाइनली जो स्ट्रगल लड़ी गई वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल थी। ये एक रीजन है कि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जनरेट होती है। वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, इसके बावजूद और बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए जो लोगों की इमेजिनेशन है वो किसी हद तक दरकार होती है कि जिसके जरिए जो नेशनल मूवमेंट हमारी रहती है वो यूनाइटेड ही यहां पर लड़ी जाती है और लोगों में एक नोशन जनरेट होता है कि वी बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एंड द सेम एंड द वन नेशन दैट इज इंडिया। फॉर एग्जांपल जो हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। वो आइडियोलॉजी होती है जिसे हम रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम रोमांटिक नेशनलिज्म के नाम से भी जानते हैं, कि जब हमारी जो तवारीख थी, जब हमारा जो फोकलोर था, हमारे जो सॉन्ग्स थे, हमारे जो पॉपुलर प्रिंट्स थे, हमारे जो सिंबल्स थे, वो हमें एक ही मुल्क या एक ही टेरिटरी से जोड़ रहे थे, और उसके जरिए ही ये कोशिश की गई कि जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं उनको क्रिएट किया जाए और लोगों को एक आइडिया दिया जाए दैट वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कल्चरल प्रैक्टिसेस, सो वी बिलोंग टू पर्टिकुलर वन नेशन दैट इज इंडिया। और फाइनली विद द कोर्स ऑफ टाइम जो आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी यूरोपियन नेशनलिज्म के सिस्टम में, और फाइनली विद द कोर्स ऑफ टाइम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फीमेल फिगर नेशन के लिए पर्सनिफाई किया गया था, इसी तरह से जो जर्मनिया है, जर्मनी के नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, मैरिनी जो है
फ्रांस के नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। इसी तरह से जो इंडिया है, इट वाज आल्सो सिंबलाइज्ड इन ए फिगर और इन इमेज। इंडिया को भी एक शेप दी गई और ये जो शेप है ये फीमेल फिगर की शेप में दिया गया या फीमेल फिगर के रूप में दिया गया। वाई दिस हेल्प अस टू क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई ए नेशन। और ये जो इमेज है हर एक कंट्री के लिए रखी गई और उसमें जो नेशनल आइडियाज हैं, जो नेशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसके साथ ऐड किए गए और जिसके जरिए वो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो इमेज। इसी तरह से इससे क्या होता है कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेज बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द शेप ऑफ इंडिया, इंडिया में जो इमेज है इट वाज भारत माता। जिस तरह से जर्मनिया इन द केस ऑफ जर्मनी, मैरिनी इन द केस ऑफ फ्रांस, इसी तरह से इंडिया में भारत माता जो है इट वाज ए फीमेल और एन इमेज, इट वाज ए फीमेल फिगर और एन इमेज विच वाज रिप्रेजेंटिंग द इंडियन नेशन। और ये जो भारत माता थी इट वाज नॉट ए पर्टिकुलर वोमेन, ये कोई पर्टिकुलर वोमेन नहीं थी। और ये जो फर्स्ट इमेज ऑफ दिस भारत माता थी इट वाज क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। और ये जो बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय थी 1870s में इन्होंने वंदे मातरम जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी है इसको भी तैयार किया हुआ था और डेडिकेट किया इंडिया की मदरलैंड को। और विद द कोर्स ऑफ टाइम कहा जाता है कि ये जो वंदे मातरम है ये जो नावल थी बंकिम चंद्रा जी की आनंद माथ, इसमें ऐड किया गया था। और ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी आफ्टर बंगाल पार्टीशन इन 1905 और इसमें ये जो वंदे मातरम का सॉन्ग था ये वाइडली गाया जा रहा था और इसलिए इस स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पेंटिंग ऑफ भारत माता थी इसको पहली बार तैयार किया गया था अबेंद्रनाथ टैगोर के जरिए और इसीलिए कहा जाता है कि अबेंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम कहा जाता है कि अगरचे ये जो पेंटिंग बनाई गई थी पहली बार, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम ये जो भारत माता की पेंटिंग थी इसमें बहुत सारा वेरिएशन दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारी वेरिएशन आई है एंड ये जो सर्कुलेट होती जा रही थी और पॉपुलर प्रिंटर्स बनाए जाते थे और इस ओरिजिनल शक्ल में, इस ओरिजिनल पेंटिंग में बहुत सारी वेरिएशन दिखाई दे रही थी आर्टिस्ट्स के जरिए। और मकसद इस पेंटिंग को बनाने का यह था कि डिवोशन टू दिस मदर फिगर कैम टू बी सीन एज एन एविडेंस ऑफ वनस नेशनलिज्म। और जो नेशनलिस्ट्स थे जिनमें नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रही थी और उनका मकसद या उनके दिलों में रेस्पेक्ट होनी चाहिए फॉर दिस भारत माता इमेज। और ये जो थी यही था नोशन ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि ये जो भारत माता था इट वाज नॉट ए पर्टिकुलर वुमेन बिकॉज बट इट वाज रिप्रेजेंटिंग द इंडिया एज ए होल, एज ए यूनाइटेड इंडिया। और तमाम तरह के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे, तमाम तरह के जो आइडियल्स थे वो इस भारत माता की पेंटिंग्स में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर फर्दर हमें समझ आ रहा है कि ये जो भारत माता की प्रिंट है अबेंद्रनाथ टैगोर के जरिए 1905 में तैयार किया गया था। और जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस इंडिया के हैं, जो भी फूड कल्चर और इंडिया में जो ट्रेडिशन है वो सभी इसमें ऐड किए गए हैं। इन दिस वेरी इमेज वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज ए होल। और फर्दर कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को फर्दर जनरेट करने के लिए ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था इसमें एक कोशिश की गई, एक मूवमेंट लॉन्च की गई टू रिवाइव द इंडियन फोक लोर। मीन्स कि जो इंडिया का कल्चर था, इंडिया का जो पास्ट था जो हमने खोया हुआ था बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल इंपैक्ट, इसको रिडिस्कवर करने की कोशिश की जा रही थी। और एक बार फिर इंडिया का जो ट्रेडिशन था, इंडिया का जो कल्चर था उसको रिडिस्कवर करने की कोशिश की जा रही थी और नेशनलिस्ट्स के सामने पेश किया जा रहा था, सर्कुलेट किया जा रहा था। और नेशनलिस्ट्स के लिए एक प्राउड फील हो रहा था कि दैट वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर नेशन और हमने अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखनी है अगेंस्ट दिस कॉलोनियल रूल। तो नेशनलिस्ट्स बिगेन टू रिकॉर्ड फोक टेल्स संग बाय बर्ड्स एंड दे टूर्ड विलेज टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स। और इसके लिए इस फोक लोर को रिवाइव करने के लिए जो नेशनलिस्ट्स थे एक जगह से दूसरी जगह, एक विलेज से दूसरी जगह विजिट करने लगे और जो भी हमारा फोक लोर था, जो भी हमारा रोमांटिक नेशनलिज्म था उसको डिस्कवर करने की कोशिश की जा रही थी। These tales they believed gave a true picture of traditional culture that has been corrupted and damaged by the outside forces। और मकसद इन फोक टेल्स को यहाँ पर रिडिस्कवर करने का ये था कि एक ट्रू इमेजिनेशन, एक ट्रू पिक्चर सामने आई इंडिया की ट्रेडिशनल कल्चर की। और ये जो हमारा कल्चर था जिस पर इंडियंस को फख्र महसूस हो रहा था इसको विद द कोर्स ऑफ टाइम करप्ट किया गया, खराब किया गया, मिक्स किया गया बाय द आउटसाइड फोर्सेस दैट इज कॉलोनियल रूल के जरिए। हमारा जो
कल्चरल हमारी जो कल्चरल कॉलोनियल रूल के जरिए हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी थी इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past। तो जरूरी समझा गया था नेशनलिस्ट के जरिए कि हमारा जो ये फोक लोर था, हमारा जो पास्ट था उसको डिस्कवर किया जाए, ताकि एक इंडिविजुअल की जो नेशनल यूनिटी है, जो नेशनल आइडेंटिटी है, उसके लिए जरूरी समझा गया था। और साथ ही साथ इंडिया का जो पास्ट था या इंडियंस का जो पास्ट था उसको रेस्टोर करने के लिए एक सेंस ऑफ प्राइड फील हो रहा था इंडिया के पास्ट में। यहां पर फर्दर हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि ये जो मोमेंट थी टू रिवाइव द इंडियन फोकलोर, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। बंगाल में ये जो काम किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग ब्लड्स नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेट द मोमेंट फॉर फोक रिवाइवल। मीन्स कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे बंगाल में, इन्होंने खुद से कोशिश की कि जो इंडिया का खोया हुआ था कल्चरल पास्ट था उसको डिस्कवर किया जाए और नेशनल यूनिटी में उसको ऐड किया जाए और नेशनल मूवमेंट में उसको ऐड किया जाए। इसी तरह से इन मद्रास नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोक लोर ऑफ द साउथर्न इंडिया। और साउथ इंडिया का जो कल्चरल पास्ट था उसको रिडिस्कवर करने के लिए जो मद्रास से नटेशा शास्त्री होते हैं, इनके जरिए 4 वॉल्यूम की कलेक्शन यहां पर पब्लिश की जाती है तमिल फोक टेल्स की, जिसको फोक लोर ऑफ साउथर्न इंडिया की टाइटल से हम जानते हैं। और यहां पर भी कोशिश यही थी कि पास्ट को रिडिस्कवर किया जाए और नेशनल यूनिटी को और ज्यादा मजबूत किया जाए। द मोस्ट ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो नटेशा शास्त्री थे, इसके हिसाब से ये जो हमारा कल्चरल पास्ट था ये एक ट्रस्टवर्थी मैनिफेस्टेशन था लोगों की एक असल सोच की, और इसके जरिए ही जो लोगों की सोच थी वो बेहतर बन सकती है और लोगों की जो स्ट्रगल नेशनलिज्म की वो आगे ले जाने में मदद हो सकती है। फर्दर यहां पर हमने समझना है कि नेशनलिस्ट्स यूज्ड आइकॉन्स सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और विद द कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंट तरह के नेशनलिस्ट के जरिए डिफरेंट तरह की स्ट्रगल की गई। कहीं पर जो आइकॉन्स थे, कहीं पर जो सिंबल्स थे, उनको इस्तेमाल किया गया लोगों को यूनिफाई करने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए और उनमें जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोपिगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो ट्रिकलर फ्लैग था ये इस्तेमाल किया गया था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। ए ट्रिकलर फ्लैग जो उस वक्त कलर था रेड ग्रीन एंड येलो, मीन्स रेड ग्रीन एंड येलो, ये जो 3 कलर का हमारा ट्री कलर था इसको इस्तेमाल किया गया था। एंड फाइनली इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। और इसमें यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें 8 लोटसेस रखी गई हैं और ये जो 8 लोटसेस हैं दे वर रिप्रेजेंटिंग द 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस जो उस वक्त इंडिया में मौजूद थे। ए क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी, और यहां पर एक क्रिसेंट मून भी दिखाई दे रहा है। ये जो क्रिसेंट मून है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को यहां पर विटनेस कर रहा था। इस तरह से हमने यहां पर क्या समझा कि नेशनलिस्ट के जरिए एक और कोशिश की गई कि जो आइकॉन्स हैं, जो नेशनल सिंबल्स हैं, उनको क्रिएट किया गया, उनको बनाया गया लोगों को यूनिफाई करने के लिए और साथ ही साथ उनको इंस्पायर करने के लिए नेशनलिज्म की तरफ। इस तरह से जब स्वदेशी मूवमेंट यहां पर जनरेट हुई थी, इसी तरह से जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी 1905 के बाद, वहां पर जो ट्री कलर फ्लैग होस्ट किया गया था। और ये जो ट्री कलर फ्लैग था, यहां पर जो ट्री कलर था इसमें रेड ग्रीन एंड येलो कलर को चूज किया गया था। और साथ ही साथ ये जो हमारा फ्लैग था इसमें 8 लोटसेस को रखा गया था जो रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंसेस द ब्रिटिश इंडिया। और बीच में एक क्रिसेंट मून भी रखा गया था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को विटनेस कर रहा था। इसी तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग्स को फर्दर जनरेट करने के लिए, लोगों को फर्दर यूनिफाई करने के लिए, लोगों को फर्दर इंस्पायर करने के लिए, लोगों में फर्दर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए स्वराज फ्लैग जो था ये भी डिजाइन दिया गया था गांधी जी के जरिए। 1921 में जो गांधी जी थे उन्होंने यहां पर स्वराज फ्लैग डिजाइन दिया गया था और यहां पर भी ये ट्री कलर का था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट कलर का ये जो फ्लैग था ये डिजाइन दिया गया था ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्वराज का स्लोगन दिया गया था। It had a spinning wheel in the center representing the Gandhian ideal of the self-help। तो
और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो स्पिनिंग व्हील है ये यहाँ पर बीच में रखा गया है, जिसका मकसद ये था, इट वाज रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, मींस खुद की मदद खुद से, ये स्पिनिंग व्हील रिप्रेजेंट कर रहा था। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफेंस, मींस लोगों ने क्या किया हुआ था कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की हुई थी उस वक्त ये स्वराज फ्लैग गांधी जी के जरिए डिजाइन किया गया था, जो कि 3 कलर्स का था, रेड ग्रीन एंड व्हाइट, और इसमें बीच में स्पिनिंग व्हील, और इसमें बीच में स्पिनिंग व्हील रखा गया था जो रिप्रेजेंट कर रहा था सेल्फ हेल्प के आइडियल को। और इस तरह से इस फ्लैग को कैरी करते हुए लोग सेल्फ डिफेंस या सेल्फ हेल्प के कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रोपिगेट कर रही थी। फर्दर नेशनलिस्ट फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए जो हिस्ट्री है इसकी एक और बार तरतीब दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी इंडियंस बिगेन फीलिंग that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be taught about differently. Indian nationalists में या जो हमारी लीडरशिप थी उनमें एक सोच यहाँ पर उजागर हो रही थी कि अगर हम चाहते हैं कि एक प्राइड ऑफ नेशन, नेशनल स्पिरिट, नेशनल सेंटिमेंट ज्यादा से ज्यादा इंडिया में क्रिएट किए जाए, जरूरी है कि जो इंडियन हिस्ट्री है इसको एक नई तरतीब दी जाए, और ये जो इंडियन हिस्ट्री है इसको एक नई सोच दी जाए, एक नई राह दी जाए। द ब्रिटिश saw that Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के जरिए एक नोशन इंडिया में जनरेट किया गया था कि इंडियंस जो है बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, और ये खुद से रूल नहीं कर सकते हैं, और इस तरह से एक ह्यूमिलेशन यहां पर इंडियंस को दिखाई दे रही थी। तो विद द कोर्स ऑफ टाइम, in response to this humiliation or in response to this very idea, Indians began looking into past to discover the India's great achievements। और इसके बाय रेस्पॉन्स में जो इंडियन नेशनलिस्ट्स थे उन्होंने इंडिया का पास्ट डिस्कवर किया, और इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट्स थी इंडियन लीडरशिप के जरिए या इंडियन डिफरेंट रूलिंग डायनास्टीज के जरिए उनको डिस्कवर किया गया, और ताकि इंडियंस के लिए एक प्राइड, एक फख्र सा महसूस हो, और जो नेशनल मूवमेंट है इसको और ज्यादा मजबूती मिली। और ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? फाइनली ये जो नेशनलिस्ट्स थे इनके एफर्ट्स के जरिए क्या हुआ कि जो हिस्ट्री थी इसको एक नई तरतीब दी गई। कैसे ये मुमकिन हो पाया? फॉर एग्जाम्पल दे रोड अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड एंड फ्लोरिश्ड। मींस इंडिया का जो पास्ट हमारा था, जिसमें हमारा जो आर्ट था, जिसमें हमारा जो आर्किटेक्चर था, जो साइंस था, जो मैथमेटिक्स था, जो रिलीजन था, या डिफरेंट तरह के और फील्ड्स थे जिसमें इंडिया ने बहुत तरह की अचीवमेंट्स गेन की हुई थी, उसको डिस्कवर किया गया और उसको ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करने की कोशिश की गई। और इस तरह से नेशनलिस्ट्स के हिसाब से इंडिया का ये जो ग्लोरियस टाइम था और ये डिक्लाइन हुआ था, या इसकी तारीख डिक्लाइन हुई थी जब इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था फॉरेन पावर्स के जरिए। नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज urged the leaders to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable conditions of life under the British rule। और इस तरह से जो अब तारीख लिखी गई थी, जो नेशनलिस्ट हिस्ट्री लिखी गई थी, और इसमें रीडर्स को यहाँ पर तरजीह दी रही थी कि आपका जो इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट था पास्ट का उसमें आप प्राइड फील करो, और साथ ही साथ जो मिजरेबल कंडीशंस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल में, उसके खिलाफ अपनी स्ट्रगल हमने जारी रखनी है। लेकिन ये जो कोशिश थी ये यहाँ पर चैलेंज से काफी नहीं थी। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, अब जो पास्ट को रिडिस्कवर किया जा रहा था, जब यहाँ पर रूलिंग डायनास्टीज को डिस्कवर किया जा रहा था, और व्हेन द इमेज सेलिब्रेटेड वाई ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, या जब कोई इमेज के जरिए जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर डिस्कवर की जा रही थी, जब प्रोपिगेट की जा रही थी, उसमें जो हिंदू आइडियोलॉजी जो थी, जो हिंदू नेशनलिज्म था वो दिख रहा था, या हिंदू रूलिंग इलाइट्स के जरिए जो अचीवमेंट्स गेन की हुई थी पास्ट में उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था। बाकी कम्युनिटीज के लोग जो इंडिया में थे जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया हुआ था या जो नेशनल स्ट्रगल में सही तरह से सपोर्ट कर रहे थे, जब उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया, इससे सॉर्ट ऑफ सेपरेशन, इससे सॉर्ट ऑफ डिवीजन क्रिएट हो रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज में। इस तरह से डिफरेंट चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ी थी जब हिस्ट्री को एक नई तरतीब दी जा रही थी और पास्ट को रिडिस्कवर किया जा रहा था।
और इस तरह से अब कंक्लूजन में हमने क्या समझना है कि जब ग्रोविंग एंगर कॉलोनियल रूल के खिलाफ खड़ा हो जाता है, इट ब्रॉट वेरियस ग्रुप्स टुगेदर एंड फाइनली एवरी क्लास वाज विशिंग द डिक्लाइन ऑफ द कॉलोनियल रूल, और हर एक चाहता था कि कॉलोनियल रूल खत्म होना चाहिए। तो ये किस तरह से कोशिश इसकी की गई? द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रीवियंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस। पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि अगर जो जब इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी, डिफरेंट ग्रुप्स थी, डिफरेंट डाइवर्सिटीज थी, गांधी जी ऑन द सीन आ जाते 1915 के बाद, और कोशिश की जाती है कि सभी ग्रुप्स को यूनाइटेडली, सभी ग्रुप्स को एक मोमेंट, मास मोमेंट में लाया जाए, और हर एक मोमेंट में कोशिश की गई कि जो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ग्रीवियंसेस थी उनको सही तरह से रिप्रेजेंटेशन उनकी की जाए। थ्रू सच मोमेंट्स द नेशनलिस्ट्स ट्राई टू फॉर यू ए नेशनल मूवमेंट। ये तब ही मुमकिन हो पाया जब डिफरेंट नेशनल मूवमेंट्स लॉन्च की गई और यूनाइटेडली लोगों को रिक्वेस्ट की गई कि नेशनल स्ट्रगल को लड़ना है, और तब ही मुमकिन हो पाया कि ये जो नेशनल यूनिटी है ये पॉसिबल हो रही थी। Diverse groups and classes participated in these movements with varied aspirations and expectations। अगर जो diverse groups ही थे, अगर जो diverse classes ही थी, but every group participated in the movement, either it was non-cooperation movement, or it was the civil disobedience movement, or it was any other movement, people participated with their own expectations, with their own aspirations, and with the course of time the movement became a broad based, and it gave a shifting response to colonial rule, and there was a time when it was declared that colonial rule will come to an end and India would get its own nation, that is the India. And there was a time when this united struggle, when this mass struggle paved a way, and finally India got independence on 15th of August 1947। but there were various challenges। अगर जो different groups को unify किया गया, diverse groups को unify किया गया, diverse groups ने participation की, लेकिन ये यहाँ पर challenges से खाली नहीं था। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। हर वक्त कांग्रेस के जरिए कोशिश की जा रही थी डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट ग्रीवियंसेस जो थे उनको हल किया जाए, बट इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर। मींस कि अगर एक ग्रुप की डिमांड को यहां पर एड्रेस किया जा रहा था, इससे इस बात का भी खदशा हो रहा था कि जो दूसरा दूसरा जो ग्रुप है वो कांग्रेस की लीडरशिप से डिसअपॉइंट, कांग्रेस की लीडरशिप से डिसअपॉइंट ना हो। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ था कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स की डिमांड को हल किया जा रहा था और जो वर्कर्स थे वो दूर भाग रहे थे, इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा था कि जब जो रिच पीजेंट्स थे उनकी डिमांड को एड्रेस किया जा रहा था, जो पुअर पीजेंट्स थे वो दूर भाग रही थी, या पुअर पीजेंट्स की जो क्लेम थी रेंट कैंपेन, उसको कांग्रेस ने एंटरटेन नहीं किया। और इसलिए यहां पर लिखा हुआ है दिस इज प्रिसाइजली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन। यही वजह बना कि डिफरेंट मूवमेंट्स लॉन्च की गई, लेकिन डिफरेंट मूवमेंट्स विद द कोर्स ऑफ टाइम एक जो रिलेवेंस उनकी हो रही थी वो खो रही थी, और मूवमेंट जो थी वो ब्रोक डाउन हो रही थी। फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स, मीन जो फेजेस ऑफ डिसयूनिटी था वो भी कांग्रेस ने विटनेस किया, या जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट विद इन द कांग्रेस था और विद इन द डिफरेंट ग्रुप्स था वो भी नेशनल स्ट्रगल या नेशनल मूवमेंट में देखा जा रहा था। इवन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो कांग्रेस इंडिया की एक बड़ी लीडरशिप थी, कांग्रेस भी स्प्लिट हुआ था 1907 जो सूरत सेशन हुआ था। So we can say there were differences, there were grievances, but in spite of this unitedly ही इंडिया ने एक मास स्ट्रगल लड़ी, और एक वक्त आ जाता है कि जब ये जो कॉलोनियल रूल है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। What was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule। बस अब यही हो रहा था कि लोगों की डिमांड आ रही थी, डिफरेंट तरह की डिमांड आ रही थी, अगर जो डिफरेंट कम्युनिटीज की डिमांड आ रही थी, लेकिन हर एक की डिमांड यही थी, हर एक कंसर्न यही था कि हमें चाहिए फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। मींस मकसद यही था कि कॉलोनियल रूल से आजादी चाहिए। लास्ट पर यहां पर हमने एक मूवमेंट पढ़नी है, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च की जाती है? एक मिशन आ जाता है जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ये जो क्रिप्स मिशन होता है 1942 में आता है, और क्रिप्स मिशन इसे इसलिए कहा जाता है कि इसका चेयरमैन था सर स्टेफर्ड क्रिप्स,
और क्रिप्स मिशन इंडियंस के साथ प्रॉमिस करता है कि हमें इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, इंडियंस की कॉपरेशन चाहिए ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड आफ्टर द वॉर वुड कम टू एन एंड इंडियंस वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस एंड a future constitution would be prepared for India. But this very Cripps mission was rejected by both Muslim League as well as Congress. Even Gandhi ji called this Cripps mission as the post-dated check, and finally Cripps mission failed. तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। अब जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है एंड अगेंस्ट दिस और इन रेस्पॉन्स टू क्रिप्स मिशन, कांग्रेस के जरिए यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, मकसद ये था कि इंडिया की कॉपरेशन सेकंड वर्ल्ड वॉर में मिलनी चाहिए। तो अब वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट इंडिया में था, लोग नाराज थे कॉलोनियल रूल से। तो फाइनली दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च ए मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉवल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर जब 8 अगस्त 1942 होता है, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको यहाँ पर ग्राउंड पर लॉन्च किया जाता है गांधी जी के जरिए, जिसका मकसद ये था कि हम कंप्लीट विड्रॉवल चाहते हैं ब्रिटिश रूल का इंडिया से। और ये जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, एक मीटिंग होती है वारदा में, और इसे वारदा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। 14 जुलाई 1942 में ये जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था इसको पास किया गया था, लेकिन फर्दर याद रखोगे 8 अगस्त 1942 को इसको ऑन ग्राउंड लॉन्च किया गया था। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ द पावर टू इंडियंस एंड क्विट इंडिया। मकसद क्विट इंडिया का ये था कि कॉलोनियल रूल इमीडिएटली पावर को इंडियंस को ट्रांसफर करे और इंडिया को क्विट करे, मींस इंडिया को छोड़ दे। और इसे हम बाहर छोड़ दो की तहरीक के नाम से भी जानते हैं। हाउ डिड द मोमेंट अनफोल्डेड, तो क्या किस तरह से इस मोमेंट को लॉन्च किया गया, या क्या इस मोमेंट में किस तरह से नेशनलिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दिया गया। On 8 August 1942, in Mumbai, the All India Congress Committee endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country. 8 August 1942 को मुंबई जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन होता है वहां पर ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सभी यूनाइटेड नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल चाहते हैं पूरी कंट्री में, कंट्री वाइड। गांधी जी डिलीवर्ड द फेमस डू और डाई स्पीच, और यही वो मोमेंट होती है जब गांधी जी के जरिए डू और डाई की स्पीच यहां पर डिलीवर की जा रही है। The call for Quit India movement, the call for Quit India almost brought the state machinery to stand still in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement. और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसके जरिए जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, जो स्टेट मशीनरी थी, इट वाज पुट ऑन होल्ड, मींस एक चैलेंजिंग मूवमेंट थी कॉलोनियल रूल के जरिए। और हर एक तबके से जो भी इंडिविजुअल था वॉलंटियरली इस मूवमेंट में एंटर हो जाते हैं और कॉलोनियल रूल को यहां पर सही तरह से चैलेंज किया जा रहा था। इट ऑल्सो सॉ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लीडर्स नेमली जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, and many women such as Matangini Hazra in Bengal and कनक लता इन बावरू इन आसाम एंड रामा देवी इन ओडिशा। और बहुत सारी वुमेन एक्टिविस्ट्स भी थी जिन्होंने इस डू और डाई या क्विट इंडिया मूवमेंट की इस मूवमेंट में सपोर्ट किया था या पार्टिसिपेट किया था। द ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड विद मच फोर्स येट इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। अगरचे कॉलोनियल रूल के जरिए हर एक कोशिश की गई इस मूवमेंट को सप्रेस करने की, लेकिन उसके बाद भी ये जो मूवमेंट थी इसको सप्रेस करने के लिए कॉलोनियल रूल को 1 साल लगता है। और फाइनली वी कैन सी दैट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए चैलेंजिंग मूवमेंट। और यही मूवमेंट थी जब गांधी जी के जरिए कहा गया था दिस वुड बी द लास्ट मूवमेंट ऑफ माय लाइफ। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो जयप्रकाश नारायण थे, यहाँ पर हम फर्दर समझेंगे कि ये जो जयप्रकाश नारायण थे या अरुणा आसिफ अली थी या जो राम मनोहर लोहिया थे, इनके जरिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। सो इस तरह से कोशिश की हमने कि जितने भी कंसेप्ट थे
फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फ्रॉम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, या हम कहेंगे कि जो सॉल्ट मार्च था जिसे हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, या जो उसके बाद जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी या जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, सभी कंसेप्ट हमने सही तरह से इन डेप्थ समझाने की कोशिश की। दिस वाज ऑल इन दिस today's video lecture. We will be back in the next video lecture with a new topic. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Fi Amanillah.